जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज आपको उस वीर व बहादुर गोरखा सेना के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिसने पूर्व में सिक्किम व पश्चिम में कांगड़ा तक अपनी विजय पताका फहरा दी थी। कैसी थी वह सेना, कैसा था उसका संगठन और कैसी थी उसकी देशभक्ति की भावना। उस कालखंड में भारत खंड में 3 प्रमुख जातियां बहादुर के लिए जानी जाती थी, मराठा, सिख और गोरखा। तब राजपूत काल लगभग खत्म सा हो गया था और मुगलों की हालत यह थी कि वे अय्यासी का पर्याय बन चुके थे। मराठों और जाटों के सामने मुगल राजा साड़ी पहनकर नृत्य कर चुके थे और वे एक कंगाल से ज़्यादा कुछ नहीं रह गए थे और अंग्रेजों ने उनकी सत्ता को लगभग हड़प लिया था। एक तरफ मराठा पहले ही मुगलों के शासन को बर्बाद कर चुके थे और सिख भी मुगलों को तबाह कर रहे थे। ऐसे में हिमालय क्षेत्र में जो गोरखा सेना और गोरखा शासन और जो गोरखा साम्राज्य बढ़ रहा था उसके बारे में भारतीय के इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ नहीं मिलता है। यह विडंबना ही है तो कि भारत के इतिहासकारों ने इस वीर गोरखा साम्राज्य का उस तरीके से उल्लेख नहीं किया जैसा कि होना चाहिए था। यह संभवतः पहला साम्राज्य था जो हिमालय के ढलानों में इतने बड़े भूभाग में फैल गया था। पश्चिम में कांगड़ा यानी सतलज तक और पूरब में तीस्ता नदी तक गोरखों का साम्राज्य था। मेरा ऐसे उनकी बहादुरी और हिमालय क्षेत्र में उनके राज्य बनाने लेने तक को यहाँ उल्लेख करना है। हालांकि इस गोरखा साम्राज्य के पतन के पीछे भी इन गोरखों की ही कमजोरी थी। वे युद्ध लड़ना और जीतना तो जानते थे परंतु अच्छा साम्राज्य या अच्छा शासन देना बिल्कुल नहीं जानते थे। ये कह सकते हैं कि वे बहादुर योद्धा तो थे परंतु योग्य शासक नहीं थे और उनकी कमजोरी या ये कहें कि उनका जो क्रूर शासन था उसकी वजह से वह साम्राज्य बहुत जल्दी ढह गया। वह इतना क्रूर शासन था कि गढ़वाल में गोरख्याणी, कुमाऊं में गोरख्याली और हिमाचल में भी गोरख्याणी के नाम से प्रसिद्ध रहा और जिसकी क्रूरता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर सुने जाते हैं। भले ही गोरखा लोग इसको नकारें लेकिन यहाँ के बुजुर्ग लोगों के किस्से जो है सुनेंगे तो ये उनके दर्दनाक और खौफनाक कहानियों को सुनाते हैं। लेकिन मेरा आशय सिर्फ उस पर वीडियो बनाना है ये कि जो गोरखा बहादुर सेना थी उसकी मैं यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ। उनका जो ये पक्ष है एक सकारात्मक बस उसका उल्लेख कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं उस गोरखा सेना की बात कर रहा हूँ जो मात्र 3,500 थी और जिसने इस मात्र 3,500 के गोरखों ने गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल तक को रौंद दिया था। ऐसा नहीं है कि गढ़वाली या कुमाऊनी या हिमाचली वीर नहीं थे, बहादुर नहीं थे या उनमें देशभक्ति की भावना नहीं थी, अवश्य थी, परंतु यहाँ के राजा अपने सैनिकों को उस तरीके का प्रशिक्षण नहीं दे पाए और न उनको उस तरह के हथियार दे पाए। गढ़वाल के पंवार और कुमाऊं के चंद तथा हिमाचल में लगभग 30 छोटे मोटे राज्य थे और ये सभी आपस में लड़ते रहते थे। गढ़वाल के पंवार और कुमाऊं के चंद राजाओं का तो यही इतिहास रहा है कि जब भी कोई नया राजा सत्ता पे बैठता था तो उसका पहला कार्य होता था दूसरे पर हमला। यानी गढ़वाल का राजा बना नया तो कुमाऊं पे हमला करता था और कुमाऊं का नया राजा बना तो वो गढ़वाल पे हमला करता था। और ये आपस में लड़ते रहे और इन्होंने अपनी सेना को कभी भी इस तरीके से प्रशिक्षित करने की इस तरीके की कोशिश नहीं की जिस तरीके से गोरखाली सेना बन गई थी। इसके अलावा गढ़वाल के जो प्रद्युम्न शाह थे और उनके भाई आपस में लड़ते रहते थे। उनके दरबार में षड्यंत्रों का खेल चलता था, वे एक दूसरे का वध करते थे या करने में लगे थे। यही हालत कुमाऊं में हरकदेव जोशी और चंद राजाओं की थी। वे भी एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इससे पूरा कुमाऊं बर्बाद हो गया था। इसके अलावा गोरखा सेना इसलिए भी बढ़ती गई कि उनको हरकदेव जोशी जैसा एक
व्यक्ति मिल गया था जिसे उनके कर्मों पर एटकिंसन और राहुल सांकृत्या ने गद्दार और विभीषण तक का उनको अलंकृत किया इन शब्दों से। बहरहाल अब गोरखा सेना की बात करते हैं। उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि 1814 में गोरखाली साम्राज्य अपने उत्कर्ष के मध्याह्न में था। पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक हिमालय की जिन ढलानों पर यह साम्राज्य फैला था वह अपनी प्राकृतिक छटा तथा दुर्गमता के लिए सुविख्यात था, परंतु सारे एशिया महाद्वीप में राजनीतिक दृष्टि से इससे अधिक बिखरा हुआ प्रदेश दूसरा न था। गोरखालियों के अधिकार से पूर्व यह प्रदेश सैकड़ों छोटी बड़ी ठकुराइयों में बटा था। गोरखालियों ने पहली बार इन सारी ठकुराइयों को जीतकर उन्हें एक छत्र शासन के अंतर्गत संगठित करने का प्रयास किया था। इस साम्राज्य का अस्तित्व उन सेना पर निर्भर था जिसने उसे जीता था, जिसके बल पर उस साम्राज्य का पर नेपाल का आधिपत्य बना हुआ था। हिमालय की ढालों पर बसे हुए किसी भी राज्य की सेना इतनी सुयोग्य तथा इतनी राजभक्त थी। उत्तर भारत में केवल महाराजा रणजीत सिंह की सेना ही ऐसी थी जो उनसे टक्कर ले सकती थी, किंतु राजा रणजीत सिंह गोरखालियों के विजित प्रदेश की अपेक्षा कश्मीर पर अधिकार के लिए अधिक व्यग्र थे। गोरखाओं की यह सेना कैसी थी? नेपाल की स्थायी सेना में छोटे बड़े सैन्य अधिकारियों के पदों पर गोरखा यानी गोरखाली नियुक्त थे। वैसे नेपाल का एकीकरण करने वाले राजा पृथ्वीनारायण शाह ने शुरू में अपनी जो गोरखा सेना बनाई थी उसमें ठकुरी, छेत्री, बाहुन और मगर शामिल थे, परंतु बाद में ब्राह्मणों को पूजा पाठ के लिए छोड़ दिया गया और उनकी जगह गुरुंग आए थे। इस तरह उनकी जो प्रारंभिक सेना थी उसमें ठकुरी, छेत्री, मगर और गुरुंग ये 4 जातियां थी। डॉक्टर डबराल लिखते हैं कि इस सेना में थापाओं की संख्या सबसे बड़ी थी और साधारण सैनिकों में सबसे अधिक संख्या मगरों और उसके बाद गुरुंगों की थी। मगर और गुरुंग रूप रंग आकार में गोरखालियों यानी ठकुरी और छेत्री से मिलते थे। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों ही मगर और गुरुंग खसों की ही एक शाखा थी। गोरखाली सैनिक सभी आदर्श सैनिक थे। वे अत्यंत हृष्टपुष्ट, राजभक्त और आज्ञापालक थे। उनकी धार्मिक भावनाएं बड़ी सरल और उदार थी। जैसे भारत के खासतौर पर मैदान के हिंदू सैनिकों में जो धार्मिक रूढ़ियां प्रायः जकड़ी रहती हैं, उनका इन पहाड़ी सैनिकों पर कोई अंकुश न था। कट्टर हिंदुओं के लिए भोजन करने से पूर्व कपड़े उतारकर सारे शरीर को धो डालना आवश्यक था, किंतु ये गोरखाली सैनिक भोजन से पहले टोपी उतारना और मुंह हाथ धोना ही पर्याप्त समझते थे। वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। वे अपनी सामग्री को स्वयं ढो लेते थे और भोजन के संबंध में विशेष परहेज करने वाले नहीं थे। सभी सैनिक सेना के भोजनालय में आकर भोजन करने को प्रस्तुत रहते थे और गौमांस को छोड़कर अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ को वे खा लेते थे। दूसरी ओर यदि हम गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें तो यहाँ के जो सैनिक थे उनके लिए ब्राह्मण भोजन पर आते थे। खासतौर पर यदि हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में जो सरोला ब्राह्मणों की प्रथा थी वही इन सैनिकों के लिए भोजन पकाती थी और लगभग यही प्रथा कुमाऊं के सैनिकों के लिए भी थी। अब बात करते हैं इनके सैन्य प्रशिक्षण की। नेपाल की शहरी सेना लगभग पैदल सैनिक थी। उनका संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी के अनुसरण पर उनको बनाया गया था। शुरू में सारी सेना केवल कंपनियों में बटी थी, किंतु जब भीमसेन थापा बनारस से लौटकर काठमांडू आए तो उन्होंने कुछ सेना की बटालियनें बनाई। उनके कमांडिंग अफसर के लिए उन्होंने कैप्टन पद का प्रयोग करना शुरू किया था। नेपाल की सेना का संगठन लगभग उसी प्रकार किया गया था जिस प्रकार बंगाल आर्मी का, यानी जो अंग्रेजों की सेना थी। अंग्रेजों की सेना जो क्लाइव के समय थी वैसी ही ये सेना बनी थी। ब्रिटिश सेना में प्रचलित ड्रिल की प्रारंभ से यह नकल होने लगी थी। काठमांडू के परेड के मैदान टुंडी खेल में प्रतिदिन सैनिकों की अंग्रेजी शब्दावली में आदेश देते हुए परेड करवाई जाती थी। नेपाल के सैनिकों ने परेड में इतनी कुशलता प्राप्त कर ली थी जितनी कुशलता प्राप्त करना कंपनी की अपनी बटालियनों की दृष्टि से भी लज्जास्पद नहीं समझा जाता था। तत्कालीन नेपाली कवि जदुनाथ पोखरेल ने लिखा है कि प्रतिदिन प्रातः भेरी यानी नगाड़ा के बजते ही सभी सैनिक अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ तुरंत बिना किसी प्रकार का देरी या विलंब किए हुए डुंटी खेल के विशाल मैदान में पहुंचते थे। उत्साही तिलंगा सैनिकों के आगे आगे उनकी टुकड़ियों का निशान यानी झंडा चलता था। वहां मेजर
हाथ में कलम लेकर तथा पीठ पर पीतल की कलमदानी लटकाकर सैनिकों की उपस्थिति देता था। अनुपस्थित सैनिकों को यदि वह बीमार बताया जाता था तो उनके घर पहुंचकर उसकी सत्यता का पता लगाया जाता था। सेना में आज भी कहा जाता है कि जिद्दी प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाओगे उतना युद्ध के मैदान में रक्त कम बहेगा। अर्थात तत्कालीन नेपाली सेना की का जो प्रशिक्षण था वह अंग्रेजों की सेना के प्रशिक्षण से कम नहीं था। नेपाल के सैनिकों की शिक्षा दीक्षा का कार्य कंपनी की सेना से भागकर आए हुए व्यक्तियों को सौंपा गया था। पृथ्वीनारायण शाह यद्यपि यूरोपियन लोगों को शंका की दृष्टि से देखते थे, किंतु उन्होंने भी फ्रांस के तोपचियों को नियुक्त किया था जो उनके शिल्पियों को धातुओं को गलाने तथा तोपों को ढालने की शिक्षा देते थे। 1775 के आसपास नेपाल के तोपखाने में 3 फ्रांस के अफसर नियुक्त थे जो बंदूकों, तोपों, छोटी तोपों और मोर्टार को ढालने तथा बारूद बनाने में व्यस्त रहते थे। इनमें से 2 यूरोपियन जिनके नाम बायरनेस और बेल थे। 1814 में ये लोग काठमांडू में नियुक्त थे। बायरनेस को सैनिक विद्यालय में अध्यापक बनाया गया था और गोरखाली सैनिकों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देता था। बेल को तोपखाने का कर्नल बनाया गया था। ये दोनों काठमांडू में तोपें ढालने का कार्य भी करते थे। सेना के प्रयाण करते समय यानी जब वो सेना युद्ध के लिए जाती थी तो नेपाली बजाव बजाने वाली ब्रिटिश सेना के 8-9 मार्चिंग ध्वनियों का सफलतापूर्वक उन्होंने अनुसरण करना शुरू कर दिया था। नेपाल की पूरी सेना में सबसे अधिक सुशिक्षित व सुयोग्य पाल्पा बटालियन थी और जिसका प्रशिक्षण भीमसेन थापा के पिता अंबर सिंह थापा की देखरेख में हुआ था। अंबर सिंह थापा को पूरा विश्वास था कि पाल्पा बटालियन कंपनी की सेना की धज्जियां उड़ा सकती है। कंपनी यानी अंग्रेजों की सेना की। अब बात करते हैं गोरखा सेना की वर्दी की। 8वीं सदी के अंतिम वर्षों में नेपाल के स्थायी सैनिकों के लिए जो वर्दी निर्धारित की गई थी वह कंपनी के सैनिकों के स्थायी सैनिकों के लिए जो वर्दी बनाई गई थी वही उस वर्दी के विचित्र अनुसरण करने पर बनाई गई थी। सैनिकों की वर्दी मगजी वाली लाल कुर्ती थी जिसके ऊपर श्वेत पट्टी बांधी जाती थी। सैन्य अधिकारियों को वर्दियों और भी अधिक विरोधपूर्ण एवं विचित्र थी जिनका निर्माण ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों के बट पर लगाए हुए विभिन्न चिन्हों का वास्तविक तात्पर्य समझे बिना ही बनाया गया था। कुछ सुब्बा यानी सैन्य अधिकारी उसी प्रकार की वर्दी पहनते थे जिस प्रकार की वर्दी पहले ब्रिटिश सेना के जनरल धारण करते थे। सभी सैनिक तथा सैन्य अधिकारियों की कमर पर खुखरी बनी रहती थी। हस्तीदल चौतरिया की कमर पर बंधी खुखरी की मूठ आबनूस की बनी थी। उसके खलीते को सोने की जरी से सजाया गया था। छोटे सरदारों के खुखरी के खलीते पर चांदी की जरी लगी होती थी। हालांकि आजकल के नेपाल के जो लेखक हैं उनकी धारणा है कि मुख्तियार यानी मुल्क दीवान भीमसेन थापा ने अपनी सेना का निर्माण अंग्रेजों की सेना का अनुसरण करने की बजाय फ्रांस की सेना के आधार पर किया था जो कि अंग्रेजों के विरोधी थे। गोरखा सेनाओं के क्या क्या हथियार होते थे ये भी बता दूं। गोरखाली सैनिक तलवार, खुखरी, धनुष बाण तथा विलायती तोड़ादार बंदूकों के अनुकरण पर बनाई गई बंदूकों से सुसज्जित थे। वे लंबे चाकू और लमछड़ भी धारण करते थे। प्राय वे खांडा और भुजाली भी साथ रखते थे। खुखरी केवल युद्ध में शत्रु पर आघात करने के लिए ही उपयोगी न थी बल्कि पेड़ों की टहनियाँ काटकर सैनिक अपने लिए अस्थायी छोलदारी का निर्माण करने में भी तथा बाड़ा बनाने में भी खुखरी का उपयोग करते थे। सेना नायकों के आयुध तलवार, खुखरी और ढाले थे। माना जाता है कि 1814 में कंपनी के साथ युद्ध आरंभ होते समय नेपाल में छोटी बड़ी सब मिलाकर लगभग 400-500 तोपें थी। यूरोप के बने हुए विभिन्न प्रकार के पेचीदा अस्त्र शस्त्रों के अनुसरण पर भी नेपालियों ने अस्त्र शस्त्र बना लिए थे। उनके पास शार्प नेल, शेल तथा टेजेंड स्केल वाले हॉबित्सर भी थे। गोरखालियों ने चीनी आयुधों के अनुसरण पर भी नए आयुधों का निर्माण किया था। दरअसल 1772 में नेपाल पर आक्रमण करने वाली चीनी सेना के पास कमाए हुए चमड़े की बनी हुई तो हल्की तोपें थी जो 5-6 बार गोले छोड़ने के पश्चात फट जाती थी। गोरखालियों ने तुरंत उसका अनुसरण कर चमड़े की हल्की तोपों का निर्माण कर लिया था। वे तोपें मोटे चमड़े से बनाई गई थी और उनके अंदर की ओर चिपकदार मिट्टी की परतें लगाई गई थी।
उनके बाहर भद्दे ढंग से लोहे का एक हुक लगाया गया था। ये तोपें इतनी हल्की थी कि एक व्यक्ति 2 तोपों को सरलता से उठाकर ले जा सकता था। इन तोपों से लगभग 1 पाउंड के गोलों को 3-4 बार बौछार करके किया जाता था, हालांकि इसके बाद वे फट जाती थी। पृथ्वीनारायण शाह ने कलकत्ता से कुछ बंदूकें भी मंगवाई थी, किंतु पीछे यूरोपियन भगोड़ों की सहायता से गोरखालियों ने स्वयं ही बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित कर लिया था। वे अपेक्षाकृत उपयोगी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने लगे थे। उनकी बंदूकों में संतुलन पूर्ण सही नहीं था और लॉक्स भी त्रुटिपूर्ण था, फिर भी उन्होंने बंदूकें बना ली थी। जब गोरखाली शासन काली नदी के पश्चिम की ओर गढ़वाल कुमाऊं की तरफ भी फैल गया था, तो तब उन्हें बंदूक की मांग नेपाल के कारखानों की उत्पादक क्षमता से आगे बढ़ भी गई थी, यानी ज़्यादा बंदूकें उनको चाहिए थी। तो गोरखालियों ने कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा से लगी भाबर तराई की मंडियों से बंदूक आदि आयुधों को खरीदना शुरू कर दिया था। उन दिनों नगीना में, जो कि बिजनौर जिले में है, जिसे उत्तर भारत का बर्मिंघम कहा जाता था, उत्तम बंदूकें ढालने के कारखाने थे। नगोने की बंदूकों की खपत द्वाब, पंजाब तथा पर्वतीय प्रदेश में होती थी। तो यह कह सकते हैं कि जो गोरखा सेना थी वो पूरी तरह से उस जमाने में जो हथियार थे उनसे सुसज्जित थी। दूसरी तरफ गढ़वाल और कुमाऊं की सेना को लेकर कई जगह मैंने ये पढ़ा है कि जब गोरखों की सेनाएं वहाँ युद्ध करने के आ गई थी, तो वहाँ की जो सेनाएं थी उनके साथ ही वहाँ के जो सामंत थे या जो राजा थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने आसपास के लोगों को भी बुला लिया था कि युद्ध करने चलो। और फिर लोगों ने, किसी ने अपनी लाठी पकड़ ली, थमाली पकड़ ली और नंगे पाँव हुए लड़ने आ गए थे। तो अब ये कह सकते हैं कि सुसज्जित सेना से ऐसे लोग काम चलाओ पे लड़ाई कैसे लड़ सकते थे, लोग जो काम चलाओ सेना बना रखी थी। तो ये पूरा का पूरा जो ये बात ये है कि गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल की जो सेनाएं थे इनके राजाओं की, वो कोई भी न प्रशिक्षित की गई थी और न उनको हथियार ही दिए गए थे। अब बात करते हैं कि गोरखा सैनिकों की संख्या कब थी। 1814 में नेपाल में स्थायी सेना के संबंध में कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। तब रण बहादुर जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने 1800 के आसपास कहा था कि उनकी सेना की संख्या 40,000 है, लेकिन इस संख्या को सही नहीं माना गया है इतिहासकारों ने, और इस पर विश्वास नहीं किया गया है। दरअसल गोरखा सेना भी अपनी सेना की जो संख्या थी उसे नहीं बताना चाहती थी कि सही क्या है, क्योंकि उसे ये था कि कंपनी यानी अंग्रेज भी अपनी बात को, उनकी सेना की संख्या को सही तरीके से जानकारी न प्राप्त कर लें। परंतु जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उससे ये माना जाता है कि तब यानी 1814 में लगभग 14,000 गोरखा अस्थायी सैनिक थे। इसमें से काठमांडू और पाल्पा में रखे गए थे 7,000 सैनिक। काली नदी के पूर्व में डोटी आदि में रखे गए थे 3,500, और इसके अलावा काली नदी के पश्चिम में गढ़वाल, कुमाऊं, दून और हिमाचल में भी लगभग 3,500 सैनिक रह गए थे। इस तरह कुल जो संख्या थी नेपाली सेना की वो थी 14,000। तो ये भी कह सकते हैं कि गोरखालों के आखिरी शासन के दौर में गढ़वाल, कुमाऊं यानी आज के उत्तराखंड और हिमाचल में कुल 3,500 सैनिक थे। और यह बात की स्थिति है, जबकि युद्ध हुआ था तो यह संख्या और भी कम थी, और यही मान लें तो ये कह सकते हैं कि कुल 3,500 सैनिकों ने पूरे गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल को रौंद दिया था। गोरखा सेना में, स्थायी सेना में लगभग आधी सेना का संगठन बटालियन के रूप में किया गया था। उसे काठमांडू और पाल्पा में सुरक्षा के लिए रखा गया था। बाकी सेना पूर्ववत स्वतंत्र कंपनियों में विभक्ति और सारे साम्राज्य में छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में महत्वपूर्ण ठिकानों में रखी गई थी। गढ़वाल में गोरखालियों की 3 बटालियन रखी गई थी। एक कंपनी में लगभग 100 सिपाही होते थे, और इस प्रकार 5 कंपनियों के बटालियन में 500 सैनिक और 3 बटालियन में कुल मिलाकर 1500 गोरखाली सैनिक गढ़ राज्य में रखे गए थे। अस्थायी सैनिकों की भर्ती के लिए पृथ्वीनारायण शाह ने जो नीति बनाई थी उसे ही अंत तक लागू किया जाता रहा। यह जो नीति थी या जो प्रथा थी उसके अनुसार प्रतिवर्ष सारी सेना को बदल देना पड़ता था। 1 वर्ष तक सेना में कार्य कर लेने के पश्चात प्रत्येक सैनिक को अगले 2 वर्ष तक सेना में स्थान नहीं दिया जाता था, और ऐसे सैनिकों को जागरिया कहा जाता था। और जब 2 लोग खाली हो जाते थे तो सैनिक उनको ढाकरिया कहा जाता था।
और ये ढाकरिया इस जो खाली पीरियड उनके पास होता था 2 साल तक, उसमें अपना व्यवसाय उनको करना होता था, लेकिन वे उसे अपना हेय कार्य समझते थे। वे बस सेना में रहना चाहते थे और 2 वर्ष तक उन्हें अपना जीवन निर्वाह करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इसलिए उनकी इच्छा होती रहती थी कि कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे और वे ताकि उनको युद्ध में सेना के तौर पे बुलाया जाए और फिर उनको पैसा मिलता रहेगा। उन्हें 2 वर्ष तक खाली रहने की अवधि में से पूर्व आजीविका कमाने का ये कुछ भी साधन नहीं हो पाता था। 2 साल तक वो खाली रहते थे और इन ढाकरिया सैनिकों को भी नेपाल वैसे सरकार जो थी वो आवश्यक पड़ने पर बुला लेती थी। इस तरह वहाँ 2 तरह के सैनिक थे, जागरिया और ढाकरिया। यानी जो सेना में काम कर रहे थे वो थे जागरिया, और जिनको 2 साल के लिए घर बिठा दिया जाता था और जो ऑलरेडी सेना में काम कर चुके थे उनको ढाकरिया कहते थे। गोरखा साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में रखे गए नेपाल के स्थायी सैनिकों की संख्या इतनी कम थी कि प्रत्येक प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय व्यक्तियों की जो है अस्थायी सेना भी रखनी पड़ती थी। इस अस्थायी सेना का प्रयोग रण क्षेत्र में भी किया जाता था। इस साम्राज्य के पूर्वी भाग में किरात और लिम्बुओं की अस्थायी सेना खड़ी की गई थी और उन्हें कोई वेतन नहीं देना पड़ता था। पिंडारियों के समान उनसे भी युद्ध के जो समय होता है उसमें छापों के समय लूट में प्राप्त सामग्री नगद रुपए को छोड़कर शेष को अपने पास रखने की छूट दी गई थी। यानी युद्ध में जो भी लूट वे लेते थे वो अपने पास रख लेते थे। पश्चिम की ओर कुमाऊं और गढ़वालियों को विशेषकर लोभा और पिंडर नदी के उत्तर की तरफ जो स्थित पठारी भाग है वहां के निवासियों को बड़ी संख्या में अस्थायी सेना में भर्ती किया गया था। इस प्रकार अस्थायी सेना के सभी छोटे बड़े सैन्य अधिकारी गोरखाली होते थे। अस्थायी सेना के जो अफसर थे यानी वो अफसर तो गोरखाली ही होते थे। अस्थायी सेना के सैनिकों को राज्य की ओर से बंदूकें दी जाती थी, किंतु उन्हें वर्दी नहीं दी जाती थी। जब वे राज्य से बाहर युद्ध में भाग लेने के लिए भेजे जाते थे तो उन्हें नकद वेतन दिया जाता था, किंतु शेष समय उन्हें खाने कमाने के लिए कुछ भूमि दी जाती थी जिस पर राजस्व नहीं देना पड़ता था। हेयरसे के अनुसार काली नदी वहाँ से पश्चिम के प्रदेश में यानी गढ़वाल कुमाऊं की तरफ अस्थायी सैनिकों की संख्या अस्थायी गोरखाली सैनिकों की संख्या से 2 गुनी थी। अख्तर लोनी का अनुमान है, ये भी एक लेखक है, उनका अनुमान है कि स्थानीय सैनिकों की संख्या अस्थायी गोरखाली सैनिकों की संख्या से आधी थी। हालांकि ये अख्तर लोनी का जो ये कथन है इसको सही नहीं माना गया है। काली नदी के पश्चिम में स्थायी गोरखाली सैनिकों की संख्या 3,500 थी तथा अस्थायी सैनिकों की जो अस्थायी थे टेम्पररी सैनिक थे उनको इतनी भी मान ले तो वो लगभग 7,500 सैनिक गोरखाली साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कटिबद्ध थे। यानी कांगड़ा तक लगभग 7,000 सैनिक थे जिसमें 3,500 गोरखाली थे और 3,500 इसी क्षेत्र के मान लिए जा सकते हैं। ये सैनिक जो थे ये युद्ध कौशल में निपुण थे। काठमांडू में रखे गए सैनिकों को अनुशासन और ड्रिल आदि की जैसी सैन्य शिक्षा नियमित रूप से दी जाती थी, वैसी सैन्य शिक्षा साम्राज्य के अन्य भागों में रखे सैनिकों के लिए आवश्यक नहीं समझी जाती थी। युद्ध के प्रांगण में नेपाली सेना की सफलता सामूहिक अनुशासन और सैन्य अधिकारियों की शिक्षा दीक्षा पर उतनी निर्भर नहीं थी जितनी प्रत्येक सैनिक की व्यक्तिगत कष्ट सहिष्णुता और साहस पर निर्भर थी। सभी गोरखा सैनिक जन्मजात जात गुरिल्ला सैनिक थे। गुरिल्ला युद्ध में उनको कलाबाजियाँ उनकी जो साधारण थी और वे प्राय अपने शत्रु को 2 या 3 ओर से सहसा आक्रमण करके उसे नष्ट करने का प्रयत्न करते थे। शत्रु की गोलियों की लगातार होने वाली बौछार के सम्मुख उन्हें पीछा हटना पड़ता था। वे शत्रु के दुर्ग या शिविर का घेरा डालकर उसे भूखों मारकर अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देते थे। अस्थायी बाड़ा बनाकर युद्ध करने की कला में गोरखाली सैनिक अद्वितीय थे। थोड़े से घंटों में ही या थोड़े से समय में किसी टीले पर आदि में सुरक्षित स्थान पर पेड़ों की टहनियों की 2 ओर से खड़ी करके उनको खड़ा करके और बीच बीच में पत्थर कीचड़ मिट्टी लकड़ी आदि लगाकर जो भी वस्तु उनको मिलती थी उसे भरकर बाड़ा तैयार कर लेते। इस सुरक्षित आश्रय स्थान से निकलकर वे अभूतपूर्व साहस के साथ शत्रु पर प्रायः रात में वे सहसा छापा मारते थे और शत्रु को छकाने तथा थकाकर भगा देने की इस कला में वे परम कुशल थे। गोरखाली सैनिकों में आदर्श सैनिकों की सभी विशेषताएं थी। वर्षों तक राज्य प्रसार की युद्धों में संलग्न रहने के कारण अनेक सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को अपूर्व
रण कुशलता प्राप्त हुई थी। वे संकटों को तनिक भी चिंता नहीं करते थे। अपने साथ लड़ने वाले शत्रु को वे तुच्छ समझते थे। अपने कर्तव्य का पालन करते समय वे अपने जीवन की बाजी लगा देते थे। उन्हें अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सदा तथा अपने से अधिक ध्यान रहता था, इसलिए सैनिक के रूप में उनका महत्व बहुत अधिक था और बढ़ गया था। यदि हम गोरखालियों की सेना थी उसकी वेतन की बात करें तो नेपाल की सेना में सैन्य अधिकारियों के पदों के लिए भी बंगाल आर्मी का अनुसरण किया गया था। जनरल का पद केवल सर्वोच्च अधिकारी सैन्य अधिकारी कमांडर इन चीफ को दिया गया था। उनके अधीन विभिन्न बटालियनों के कैप्टन कमांडिंग होते थे। अन्य सैन्य अधिकारियों को कर्नल, मेजर, कप्तान, लेफ्टिनेंट, सूबादार, दफेदार, फौजदार तथा सरदार कहा जाता था। विभिन्न पदों पर नियुक्त सैन्य अधिकारियों के वेतन के संबंध में पूरी जानकारी वैसे उपलब्ध नहीं होती है, परंतु बटालियन के कैप्टन कमांडिंग को 5,005 रुपये वार्षिक यानी 470 रुपये प्रतिमास वेतन मिलता था। 100 सैनिकों की कंपनी को भी यानी प्रत्येक सैनिक को 722 रुपये प्रति महीने मिलता था और इसमें कंपनी के छोटे बड़े सैन्य अधिकारियों तथा सैनिकों का वेतन भी सम्मिलित था। यानी ये टोटल वो था 8,672 रुपये एक कंपनी को। हेरसे के अनुसार गोरखाली सैनिकों का वेतन इतना कम था कि वे 6 रुपये प्रति मास पर ब्रिटिश सेना में भर्ती हो सकते थे। यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक गोरखाली सैनिक को वर्ष में अधिक से अधिक 72 रुपये का ही वेतन मिलता था। जब वे युद्ध में संलग्न रहते थे तो उन्हें प्रति माह 8 रुपये वेतन दिया जाता था और अन्य दिनों में जब युद्ध नहीं होता था उन्हें 6 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता था और ये कहा जाता है कि यह वेतन उनको नियमित रूप से मिल जाता था। गढ़वाल ढांगू क्षेत्र के कमीन के लिखे सुरक्षित जो उनके फर्द हैं उनमें मिलता है कि सभी सैनिकों को एक जैसा वेतन नहीं मिलता था और संभवतः यह है कि उनके अनुभव या जो उनका पद था उसके हिसाब से उनको यह वेतन मिलता रहा होगा। औसत से सैनिकों को साल भर में लगभग 46 से 48 गोरखाली रुपए मिलते थे। इस प्रकार औसत से मासिक वेतन लगभग 4 रुपये का था। नए रंगरूटों में से कुछ को 21 रुपये वार्षिक और पुराने सैनिकों को 101 रुपये वार्षिक का वेतन मिलता था। अब अंत में बताते हैं कि इनका व्यवहार कैसा था प्रजा से। उन दिनों गोरखाली सैनिकों को आज के सैनिकों की समान सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। सैनिकों के निवास के लिए बैरकों का भी प्रबंध नहीं था। उन्हें गांव नगरों के निवासियों के घरों में अपना डेरा डालकर रहना पड़ता था। राज्य की ओर से सैनिकों को भोज्य सामग्री देने, उसके लिए भोजन तैयार करने तथा उनकी आवश्यक सामग्री को जो ढोने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होती थी। गढ़वाल कुमाऊं में गोरखाली शासन के दिनों में कुली व गोदाम यानी रसद खाद्य सामग्री कुछ दस्तूर या पड़त मुकर्रर न था, न कोई स्थायी प्रबंध था। गोरखाली बलपूर्वक खाद्य सामग्री को बिना मूल्य चुकाए उठा ले जाते थे, यानी लोगों के घरों से या दुकानों से। घर के निवासियों को उनके घरों से निकालकर वे स्वयं उनके घरों में घुस जाते थे। यदि घर में लकड़ियां न होती थी वे तो घर के जिंगले, चौखट आदि की लकड़ियों को काटकर जलाते थे और घरों के अंदर की खाद्य सामग्री को निकालकर अपना भोजन तैयार करते थे। घर के आसपास जो फलदार वृक्ष के होते थे उनके फलों को खा लेते थे और पेड़ों पर अपनी खुखरियों को आजमाकर उन्हें काट डालते थे। सैनिकों के सामान्य भार को उनकी कुमाऊनी गढ़वाली जो दासियां होती थी या छोकरे होते थे उनको वो उठा लेते थे। इसके अलावा लोगों को बहाने से बुलाकर अपने यहाँ बुलाते थे और इस तरह के बुलाने में उनको आनंद आता था। वे लोगों को फुसलाते थे तथा बहाना बनाते थे कि उनसे कुछ बात करनी है, वे उनके निवास स्थान पर आ जाएं। या वो कोई कहता था कि उनके पिताजी का श्राद्ध करना है या देवता की पूजा करनी है। जब वे लोग सुबह प्रातःकाल ही सैनिकों के डेरे पर पहुंचते थे तो वहां बंधा बंधाया सामान या बोझा मिलता था और फिर वे उस बोझे को उन लोगों के सिर पर लाते थे और उनको जबरदस्ती सामान ढुलवाने पर मजबूर करते थे। यदि कोई व्यक्ति आनाकानी करता था तो बलपूर्वक या मार पीट कर उसके सिर पर भार लाद कर उसे अपने साथ ले चलते थे। भार वाहक की जो भी मजबूरी नहीं, उनको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसे आवश्यक कर्तव्य या बेगार मात्र समझा जाता था, क्योंकि वहाँ एक कुली बेगार भी था, तो कुली बेगार के तहत करवाते थे। यदि कोई कहता था कि चंद या पवार नरेशों के राज्यकाल में ब्राह्मणों के भार ढोने
की बेगा नहीं दी जाती थी तो गोरखाली तुरंत उत्तर देते थे कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। ब्राह्मण को पैर पूजने हो, सिर नहीं, ऐसा कुछ था उनका। और फिर वे ब्राह्मण के सिर पे भी बोझा लाद देते थे और ब्राह्मणों से भी बोझ सामान लदवाते थे। सैनिकों ने प्रजा के साथ वास्तव में जो दुर्व्यवहार किया था उसके लिए नेपाल सरकार भी उत्तरदायी थी, जो सैनिकों की कठिनाई की ओर ध्यान नहीं देती थी और तथा उनके द्वारा प्रजा के किए गए दुर्व्यवहार के लिए कुछ भी उनको दंड नहीं देती थी। यानी उन्होंने उस सैनिकों को युद्ध के लिए झोंक रखा था, लूटपाट करते थे और लोगों के घरों में जाते थे। और इस तरह की बहुत सी जो दर्दनाक कहानियाँ हैं, अत्याचार की, क्रूरता की, उसके किस्से भरे पड़े हैं। इसीलिए तो इनको गोरखानी या गोरखाली शासन के नाम से आज भी याद किया जाता है। उनके किस्से बुजुर्ग लोगों के मुंह पे हैं और जिनको कभी याद भी नहीं करना चाहते हैं। और यही था कारण कि अंततः गोरखाली शासन हिमाचल से लेकर गढ़वाल कुमाऊं यानी आज के उत्तराखंड में बहुत ही कष्टदायक, दर्दनाक के तौर पे याद किया जाता है। और जैसे ही अंग्रेज इसलिए आए तो वहाँ आए तो उन्होंने तुरंत अंग्रेजों का साथ दिया था और इस तरह गोरखा शासन का पतन हो गया था। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वे वीर थे, युद्ध करने में माहिर थे, लेकिन उनको शासन चलाना नहीं आता था। गोरखा इतना वीर हैं और थे भी और हैं भी कि जनरल मानेकशॉ ने एक बार कहा था, ये जो गोरखा रेजिमेंट है उसको लेकर, कि यदि कोई कहता है कि उसे मृत्यु से डर नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। गोरखा बहादुर हैं, निडर हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, परंतु उनका शासन बिल्कुल ही बेकार था, क्रूर था, आतताई था। और जैसा मैंने पहले कहा कि गोरखा युद्ध जीतना तो जानते थे लेकिन शासन करना नहीं जानते थे। फिर भी हिमालय क्षेत्र में इतने विशाल साम्राज्य को खड़ा करने वाले गोरखा शासन या उनकी जो इतिहास है उसके पन्नों को में उसे दर्ज किया जाना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को मैं लाया हूँ और भी इस तरह की मैं कथाएँ ये लाता रहूँगा। हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। यह एक मिशन है और इस मिशन को आप सफल कर सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत और अपने कमेंट लिखना न भूलना। तब तक एक बार फिर जय हिमालय, जय भारत।